इस लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं आज नया सा चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब बल और गति के नियम। तो यहाँ पे टोटल कंसेप्ट समझने वाले हैं कि पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग मोशन चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और मोशन चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टोटल ग्राफ से रिलेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो उसको एक बार आप देखें। ये नया सा चैप्टर है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जो भी कंसेप्ट पढ़ते वहाँ पे फोर्स को रिलेट नहीं किए थे। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था तो हम लोग सिर्फ मोशन को देख रहे थे, लेकिन उसके पीछे कोई चीज़ लग रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग इग्नोर कर रहे थे। लेकिन इस चैप्टर में अब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है उसको लेकर के हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि मोशन को पढ़ने के लिए एक काइनेमेटिक्स के अंदर ले जाते हैं, एक डायनेमिक्स के अंदर ले जाते हैं। तो काइनेमेटिक्स के अंदर में कॉज ऑफ मोशन को नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, लेकिन ये डायनेमिक्स के अंदर में हम लोग को कॉज ऑफ मोशन पढ़ने होते हैं और साथ में टोटल जो हम लोग मोशन को में चैप्टर में पढ़े वो सारी चीज़ को यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं, प्रीवियस तो मोशन को यूज़ करेंगे, लेकिन उसी के अंदर में हम लोग क्या यूज़ करने शुरू कर देंगे, नया सा फोर्स। मतलब अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है उसको अगर शामिल कर देते हैं तो वहाँ से इस चैप्टर का नाम बनता है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, 3 लॉ ही आज तक बना हुआ है मोशन के ऊपर। और ये तीनों मोशन किसी न किसी तरह एक दूसरे से एसोसिएटेड है। किस चीज़ से? ए एसोसिएटेड है फोर्स से। और एक्चुअली मैं बोलूँ कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ आप लोग सुने होंगे तो वहाँ से एक्चुअल फोर्स का डेफिनेशन आता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल कैसे आया है। इस लेक्चर में हम लोग आज जो बात करेंगे ओवरऑल फोर्स के ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअली ये फोर्स क्या है और ये क्या क्या कर सकता है, कितने टाइप्स के फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ के कश्यप और प्यारा सा चैनल आपका IQ कश्यप। पहला चीज़, हम लोग मोशन को जान चुके हैं, मोशन जान चुके हैं, मतलब गति के बारे में अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं कि गति क्या होता है। गति पढ़ते हैं तो उसमें रेस्ट भी आता है और रेस्ट में हम लोग शुरू कर किए थे, पिछला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद डिस्टेंस भी हम लोग जानते हैं। डिस्टेंस इसको बोलते हैं विराम और इसको बोलते हैं क्या, दूरी। और दूरी के जस्ट अपोजिट, एक अपोजिट नहीं, एक भाई ही होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं विस्थापन। इससे एसोसिएटेड एक होता है कौन चीज़, स्पीड। ठीक है, टाइम और इससे मिलकर के बनता है स्पीड। और इससे एसोसिएट होता है कौन चीज़, वेलोसिटी। मतलब इसको कौन चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग चाल और वेग। ठीक है, और इसके बाद इससे एसोसिएट, इससे एक नया सा टर्म्स क्रिएट होते हैं टाइम से और इससे मिल करके, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण बोलते हैं, त्वरण। ये सारी कहानी हम लोग, फिर जब ये आता है तो एक नया चीज़ इसमें हम लोग, कोई भी चीज़ मूव कर रहा है तो कौन मूव कर रहा होता है, कोई मास मूव कर रहा होता है, तो सब में इंपॉर्टेंट हो जाता है एक मास। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब कोई मास मूव कर रहा होता है। मास मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा होता है? अब देखना, यहाँ से एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ और ये सब कौन मूव कर रहा है, मास मूव कर रहा है। तो मास के पास में ये मोशन होगा, रेस्ट होगा, डिस्टेंस होगा, स्पीड होगा, एक्सेलरेशन और किसी न किसी मास को होगा। अच्छा, मास को, स्पीड, ये सारी चीज़ होगा तो मास मूव कर रहा है। तो क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ लग रहा होगा जिसका हम लोग बोलते हैं फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स यानी कि बल बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है पूरे कहानी में मोशन को कराने के लिए, मोशन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहा है तो कौन करा रहा है, तो फोर्स करा रहा है। अब अलग अलग फोर्सेस होते हैं, इस चीज़ हम जानते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं तो हम लोग कौन सा फोर्स लगा रहे होते हैं, तो मस्क्यूलर फोर्स। अंदर में होता है मस्क्यूलर फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स लगाते हैं तो ही हम लोग चल पाते हैं। मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं तो हम लोग वो फोर्स को उतना हम लोग नहीं एग्जर्ट कर सकते, उतना फोर्स को हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते ताकि चल सके। तो जैसे जैसे एज गिरता है वैसे वैसे क्या होता है, हम लोग का फोर्स डिक्रीज होता चला जाता है, तो वहाँ पे फोर्स कम होता चला जाता है। जैसे लाइट है, लाइट को आप देख रहे हैं, इसके पास में कौन सा एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जिसको हम लोग करेंट बोलते हैं। तो इसके पास ये क्या है, लाइट एनर्जी। अब लाइट यहाँ से आ रहा है तो ये क्या है, लाइट एनर्जी है। वो लाइट किस वजह से आ रहा है, तो करेंट की वजह से आता है, उसके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़, अगर कोई चीज़ कर रहा है
तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है अपना एनर्जी। बात समझ पा रहे हैं क्या? तो यहाँ से फोर्स क्रिएट होगा। फोर्स क्रिएट कब होगा? जब अंदर में एनर्जी होगा। जैसे आप समझ पा रहे हैं कि अगर हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली एनर्जी भी है, मतलब एनर्जी के साथ में। अच्छा, एक चीज़ हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एनर्जी भी दो तरह से होता है। एनर्जी के हालांकि आज बात नहीं करेंगे। एनर्जी दो तरह से होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, गतिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं हम लोग, वो ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसके अंदर कौन सा काइनेटिक एनर्जी होता है? गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी हम लोग, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे लगातार चलने वाला है इस कहानी में, तो ये चीज़ आप समझिएगा। ये हो गया कौन चीज़? फोर्स। ये फोर्स की वजह से कोई भी, अब यहाँ से बनता है कि भाई ये सबको, ये सारी चीज़ को कराने के लिए, सब चीज़ इस मास को देने के लिए, इस मास को इतना चीज़ कौन दिया था? ये फोर्स दिया। तो फिर एक्चुअली फोर्स है कौन? अब यहाँ बनता है कि भाई व्हाट इज़ फोर्स, है ना? तो यहाँ से अब हम लोग क्रिएट करेंगे कि डेफिनेशन हम लोग फोर्स का कर सकते हैं, जो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, पुश और पुल। पुश मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग आगे की तरफ ढकेलना, और दूसरा खींचना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुश और पुल ही क्या कहते हैं? फोर्स करते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम लोग कर लेंगे कि फोर्स एक्चुअली होता क्या है, मतलब बल एक्चुअली होता क्या है? एक कॉज ऑफ मोशन होता है। कौन चीज़? कॉज ऑफ मोशन। और साथ में हम लोग और रेस्ट भी कह देते हैं, है ना? कौन चीज़? गति या फिर कौन चीज़? विराम के कारण होते हैं। ठीक है, ये क्या है? कॉज है। किस चीज़ का? तो कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन कराने के लिए या फिर रेस्ट कराने के लिए एक कॉज है, मतलब ये कॉज है। मतलब जब तक ये फोर्स आएगा नहीं, तो अगर कोई भी चीज़ मूव कर रहा है तो सिंपल सी फोर्स आता है। उसी बात को लिख रहे हैं कि ये कॉज ऑफ मोशन है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन कराने का ये क्या है? कारण है। अगर ये नहीं रहेगा तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा। अब जैसे आप समझिएगा, एक बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये बॉक्स रखा हुआ है, इसके ऊपर ये अभी रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में। और इसके ऊपर ए फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा? मूव करना शुरू कर देगा। तो समझिएगा, शुरू में है रेस्ट में, और इसके ऊपर क्या कर लिया? फोर्स लगा दिए, तो ये मूव करना शुरू कर देगा। जब मूव किया तो यहाँ पे v के स्पीड हो गया, तो ये क्या? अभी रेस्ट में था, अब कौन चीज़ में हो गया? मोशन में हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन चीज़ हो गया? मोशन में हो गया। अब क्या करते हैं, अभी यहाँ तक हम लोग जब मोशन कर रहे हैं तो अभी तक इसको हम लोग कंटिन्यू फोर्स लगा रहे हैं। अगर फोर्स लगाना छोड़ दे तो कुछ डिस्टेंस जाएगा, उसके बाद क्या हो जाता है? ये रुकना शुरू कर देता है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। रेस्ट में क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब भी इसको छोड़ेंगे तो आगे की तरफ से एयर लग रहा होता है, आगे की तरफ एयर फ्रिक्शन होता है, एयर होता है, या इसके नीचे में फ्रिक्शन फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स में हम लोग सीखेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स या फिर आगे की तरफ से एयर फोर्स उसको क्या कर रहा होता है? खींच रहा होता है पीछे की तरफ। हम लोग आगे की तरफ फोर्स लगा रहते हैं, उधर से क्या कर रहा होता है? एयर फोर्स, मतलब जो एयर होता है उसको पीछे की तरफ खींच रहा होता है। और नीचे में फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा होता है? जिसको घर्षण बल बोलते हैं, घर्षण बल क्या करता है? पीछे की तरफ खींच रहा होता है। ठीक है, तो ये फोर्स कुछ देर बाद में क्या हो जाता है? रेस्ट में हो जाता है। अब समझिएगा, यहाँ से मैं जो फोर्स लगाया तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल किस लिए होगा? मोशन कराने के लिए। और इधर से यहाँ से एक फ्रिक्शन फोर्स F लगा और इधर से एयर फोर्स लगा, ये रिस्पॉन्सिबल कौन चीज़ के लिए हो गया? तो रेस्ट लाने के लिए। इसका मतलब फोर्स दोनों काम कर रहा होता है। एक तो ऑब्जेक्ट को मोशन भी में ला सकता है, और दूसरा उसको कौन चीज़? रेस्ट में भी ला सकता है, गति में भी ला सकता है, और विराम में भी ला सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी चीज़। एक कहानी याद रखिएगा, अगर मैं मूव कर रहा हूँ, किस वजह से मूव कर रहा हूँ? सिंपल फोर्स की वजह से। तो सिंपल डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं, कॉज ऑफ मोशन या पुश और पुल। व्हाट इज फोर्स? तो पुश और पुल क्या कहलाता है? जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसको मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना, तो इसको क्या करना होगा? पुश करना होगा, तो ही फोर्स लगेगा। ठीक है, तो सॉरी मोशन होगा। तो यहाँ से हम लोग पुश कर रहे हैं। अच्छा, इधर से अगर हम लोग बात करें, जैसे दरवाजा को हम लोग खींचते हैं अपनी तरफ, तो क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ देखो, पुश कर रहे हैं, मतलब आगे की तरफ। पुल करना मतलब अपने तरफ खींच रहे होते हैं। तो दरवाज़ा एक्चुअल खोलते समय अपने तरफ खींच रहे होते हैं ज़्यादातर, लेकिन बहुत सारा दरवाज़ा आगे की तरफ भी खुलता है। भाई पुश पुल दोनों हो सकता है, तो दिक्कत की बात नहीं, बस इतना याद रख सकते। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया कि ये फोर्स कुछ ऐसा काम कर रहा होता है। ठीक है, देखिएगा, आज जो फोर्स को हम लोग डिवीजन करेंगे, एक्चुअली हम लोग फोर्स एक सीरीज हम लोग शुरू करेंगे जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स आपको पढ़ाऊंगा। इसमें जो इस चैप्टर में जो यूज़ में आएगा उससे फोर्स को हम लोग अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपके 9th क्लास लेवल तक का हम लोग बात कर लेते हैं फिलहाल।
तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें, टाइप्स ऑफ फोर्स है ना, कॉन्शियस बल के प्रकार, बल के प्रकार। तो ये जो होते हैं दो तरह से होते हैं। कितने तरह से? दो तरह से। एक तो होते हैं बैलेंस फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संतुलित बल, ठीक है। दूसरा होता है अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बुआ? इसको बोलते हैं असंतुलित, असंतुलित, ठीक है, इधर से लित बल, ठीक है। इसको बोलते हैं नहीं, ठीक है, असंतुलित बल। बात समझ पा रहे हैं? तो दो तरह के हम लोग फोर्स डिवाइड करते हैं। अब संतुलित असंतुलित बल क्या है, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स क्या है, तो समझिएगा। एक मान लीजिए ये बॉक्स है, इधर ये मान लीजिए कुछ इसका 10 kg का बॉक्स है, इसके लिए भी एक बॉक्स क्रिएट कर ले, ये भी 10 kg का ही है बेचारा, 10 kg का बॉक्स है। और समझना है, एक बंदा है इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है, इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन, और इसके जस्ट अपोजिट एक दूसरा बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। एक दूसरा बंदा इधर से खड़ा हुआ है और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। सपोज मान लीजिए कि ये बंदा, ए वाला बंदा, ए बंदा, बी बंदा, ए बंदा इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। शुरू में बॉक्स जो कौन चीज़ में है, रेस्ट में। एट सेम टाइम पे इधर से ए बंदा क्या कर रहा है, 10 न्यूटन का ही इधर से फोर्स लगा रहा है। अब समझना, बॉक्स शुरू में कौन चीज़ में, रेस्ट में था, इधर से फोर्स लगाया, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या ये मास मूव करेगा? मास मूव नहीं करेगा। जहाँ पे मास मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इसको, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। मतलब इधर से जितना फोर्स लगा उतना ही से इधर फोर्स लगा दिया, तो ये क्या हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया। एक्चुअली कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा कि यहाँ मान लीजिए ये 10 न्यूटन का फोर्स है, सर 10 kg का मास है, और इधर से कोई बंदा मान लो 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, क्योंकि जितना मास है उतना लाइक फोर्स नहीं अप्लाई करता। जैसे फ्रीज को हम लोग मूव कराते हैं, छोटा बच्चा मूव कराए तो नहीं करा सकता, क्योंकि वो फोर्स तो लगाता है लेकिन उतना नहीं लगा पाता जिससे वो मूव करे। तो एक्चुअली यहाँ भी ये अनबैलेंस फोर्स का काम कर सकता है, क्योंकि अगर रेस्ट में है, सोचो 1 न्यूटन का फोर्स लगा तो भी रेस्ट में है, तो एक्चुअली इधर से एक फोर्स लगा रहा होगा, वो अंदर में दिख नहीं रहा, एक्चुअली वो फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स जस्ट इसके अपोजिट फोर्स लगा रहा होता है। तो इधर से 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो इधर से भी ये क्या करता है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाने लगता है। एक इसका लिमिटेशन होता है, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा सकता है, तो वो सरफेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा कैसा सरफेस है, इस बात पर भी डिपेंड करता है, वो बात करेंगे हम लोग। फिलहाल यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि ये मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा है किस तरह का बैलेंस फोर्स हो रहा है। अच्छा, कभी कभी होते हैं सेम टाइप्स के फोर्स को देखा जाते हैं, तो हम लोग अगर यहाँ पे फ्रिक्शन की इग्नोर करते हैं, तो अगर ये फ्रिक्शन यहाँ पे सपोज मान लीजिए नहीं लग रहा होता, तो 1 न्यूटन फोर्स पे ही क्या करता, मूव करना शुरू कर देता। तब यहाँ पे ये फोर्स क्या सा बैलेंस फोर्स नहीं होकर के वो अनबैलेंस में चेंज हो जाता है। अब समझिएगा, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने 10 ही न्यूटन का इधर फोर्स लगाया और ये इस डायरेक्शन में क्या कर दिया, फोर्स मूव करना शुरू कर दिया। दूसरा ये बंदा इधर से ही 10 न्यूटन का और भी तेज मूव करना शुरू कर दिया। तो समझना, अब ऑब्जेक्ट क्या करना, मूव करना शुरू कर लिया, तो अनबैलेंस फोर्स लगाने से क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है उसके ऊपर क्या है, बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे जहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया, इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करती है। अब समझिएगा, अगर बैलेंस फोर्स अगर लग रहे हो तो सोचिएगा अपोजिट और इधर दोनों साइड का दोनों जो फोर्स होते हैं, इधर से फोर्स इधर से फोर्स, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर मान लीजिए इधर का नाम F1 फोर्स दे दे, इधर का नाम F2 फोर्स दे दे, अगर ये बैलेंस फोर्स है तो F1 फोर्स जो होगा F2 के बराबर होगा। तो ऐसा भी कह सकते F1 प्लस F2 कितना, 0 के बराबर होगा। एक्चुअली देखिएगा, आगे चल के मैं पढ़ाऊँगा कि ये फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो साइन यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग यहाँ प्लस लिखने का मतलब है कि ये डिपेंड करेगा कि ये किस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में हम लोग प्लस ले रहे हैं इसको, तो इधर में माइनस होता है, तो यहाँ पे खुद ही माइनस आ जाएगा। तो दोनों का सम 0 हो सकता है। दो क्वांटिटी का सम 0 कब हो सकता है, दोनों पॉजिटिव होता है, 0 तो होगा नहीं।
तो यहाँ पे इस साइन डिफाइन करना होता है, तो साइन देख करके हमको बताने होते हैं। तो एक्चुअली दोनों का सम अगर 0 हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि क्या है, बैलेंस फोर्स। यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए इधर से F1 फोर्स, ये तो सिंपल सी बात है, F1 फोर्स ये तो क्या होगा, यही इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, मतलब स्पीड लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। तो यहाँ पे ए क्या होता है, बड़ा होता है। अगर सपोज मान लीजिए कि ऐसा ही एक बॉक्स ले लें, इधर से F1 फोर्स लगा दिए, इधर से F2 फोर्स लगा दिए, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो सिंपल सी बात है, वो कौन सा, बैलेंस फोर्स हो जाएगा, संतुलित फोर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे F1 मान लीजिए कि बड़ा हो गया किससे, F2 से, तो ऑब्जेक्ट किधर की तरफ मूव करेगा, F1 बड़ा है मतलब उधर वाला फोर्स बड़ा है, मतलब उधर से इधर की तरफ फोर्स ज़्यादा लगा रहा है, इधर से कम लगा रहा है, तो बॉक्स क्या करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब है मोशन इस डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। तो ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। फोर्स क्या है, अनबैलेंस लग रहा है फोर्स, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स, सिंपल सी बात। बैलेंस है यहाँ पे तो इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। तो ये दो तरह के आपको क्लासिफिकेशन किए जाते हैं किसी भी कौन चीज़ का, फोर्स के अंदर में। अब समझिएगा, ये तो हो गया नॉर्मल सी बात है कि ये ऐसा फोर्स कर सकता है। एक दूसरे तरीके से भी इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे तो हो गया कि फोर्स इधर से इक्वल लगा रहे हैं, इधर से इक्वल लगा रहे हैं, तो ये नाम दे दिए, ये नाम दे दिए। लेकिन फोर्स अपने यूनिवर्स में कह सकते हैं, यूनिवर्स के अंदर दो तरीके से फोर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक तो फोर्स होते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स, है ना, मतलब जो संपर्क में आने से जो फोर्स लगा। जैसे मुझे अगर इस बोर्ड को अगर पीछे की तरफ ले जाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको टच करना, फिजिकली टच करना पड़ेगा तो ही पीछे की तरफ ले जा सकता हूँ। फिर उठाना है तो फिजिकली टच करना पड़ेगा। तो ऐसे फोर्स को कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। और एक ऐसे फोर्स होते हैं जिसको बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो छूते नहीं है, फिजिकली छूते नहीं है, लेकिन लग रहा होता है। जैसे हम लोग के अंदर में अगर किसी हाइट पर खड़े हैं तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, हम लोग को छू करके थोड़ी पकड़ के नीचे खींच रहा है। अगर छू के नहीं खींच रहा है तो इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं कौन सा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसा ही फोर्स अगर अभी इसका टाइप डिवाइड करेंगे। फिलहाल यहाँ तक ये समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते पहले। अब ये फोर्स जो है, पहला चीज़ हम लोग समझ गए कि ये इसको नॉन कॉन्टैक्ट और ये फोर्स तो कभी मोशन ला नहीं सकता। तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये वाला फोर्स, क्योंकि मुझे तो मोशन कराना है। अब मोशन कराने हैं क्योंकि लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, तो मुझे ये फोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए। तो अब हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं। अगर ए फोर्स हो रहा है तो भाई कौन चीज़ में है, रेस्ट में है। अगर मान लीजिए 10 के स्पीड से जा रहा है, उधर से 10 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, 10 के स्पीड से मूव करता रहेगा, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ये क्या होता है, ये क्या करता है, मूव करा सकता है, रेस्ट में ला सकता है। तो ये क्या क्या ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट कर सकता है, ये कहानी आप समझिए। इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना, फोर्स क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है, ये सारी कहानी हम लोग सीख रहे हैं। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट का अब फोर्स लग रहा है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स अगर लगा रहे हैं तो क्या क्या कर सकता है। तो फर्स्ट में सोचिए, तो इमोशन में ला सकता है क्या, और रेस्ट में भी ला सकता है क्या। ये तो पहला चीज़, ये तो डिफिनीशन में ही पढ़े थे कि फोर्स का इफेक्ट हो सकता है कि वो मोशन में कर दे या फिर रेस्ट में कर दे। अच्छा, तो इसको मोशन में या रेस्ट में कर सकता है। दूसरा कहानी, अच्छा, फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है क्या, डायरेक्शन चेंज कर सकता है क्या, डायरेक्शन मतलब दिशा, है ना, दिशा चेंज कर सकता है क्या। अगर इधर से कोई बंदा जा रहा है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कब तक चलते रहेगा, जब तक इसको बगल से फोर्स ना लगा दे। तो अगर मुझे कोई बंदा इधर जा रहा है, इसको इधर की तरफ घुमाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक उल्टा डायरेक्शन में मुझे क्या करना है, फोर्स लगा देना होगा ताकि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो ये क्या करता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, दिशा चेंज कर सकता है फोर्स। 3 नंबर, अच्छा, शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है। शेप एंड साइज भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है क्या। कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगा रहे होते हैं तो सिंपल सी बात है, उसका साइज चेंज कर सकता है। जैसे बैलून है, बैलून के अंदर में एक ईयर होता है, ईयर फोर्स लगा रहा होता है, अलग अलग टाइप के फोर्स होते हैं। पहला चीज़ तो अंदर में इमेजिन करके ईयर फोर्स अंदर में लग रहा होता है, उसको क्या करता है, साइज उसका इंक्रीज करता है कि नहीं, बैलून के अंदर जितना हवा डालेंगे उतना बैलून। अब बैलून के अब क्या करिए, अब हवा उसमें भर गया, उसके ऊपर फोर्स लगाइए तो क्या होगा, दबेगा, तो साइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं, कभी फूट भी जाएगा। तो शेप और साइज क्या हो रहा है, चेंज हो सकता है। कोई भी फोर्स को अगर मान लीजिए इसी को अगर इस पर फोर्स लगाए तो इसको मैं ऐसे कट करता हूँ तो टूट जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा।
शेप भी चेंज कर सकता हूँ मार मार के। तो ये सारी कहानी, ये शेप एंड साइज भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अच्छा, और क्या कर सकता है, मोशन में ला सकता है, डायरेक्शन चेंज करता है, शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। और कुछ कर सकता है क्या, यहाँ से कुछ सोचिए। तो और इतना ही चीज़ ये कर सकता है। अच्छा, तो फोर्स इतना चीज़ कर सकता है, इसका मतलब है फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए। अगर मैं इस डायरेक्शन में मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूँ, इधर घूमना है, तो मुझे क्या करना होगा, एक खैर इंटरनल चीज़ें हैं, तो मुझे इस डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगा के तब इधर घूम सकते हैं। या बॉक्स को इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, अगर इसी डायरेक्शन में पुश करेंगे तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में मूव कराना है तो मुझे इधर से ऐसा फोर्स लगाने होंगे ताकि ये मूव करे। तो ये कहानी हो सकता है। आप समझिएगा, तो फोर्स किस तरह के मोशन करा सकता है, ठीक है। तो फोर्स अब समझिएगा, चौथा नंबर में एक तो लीनियर मोशन करा सकता है, रैखिक, जिसको हम लोग पढ़े हैं मोशन, मतलब लीनियर मोशन जिसको बोलते हैं रैखिक गति, है ना, रेखीय गति, हाँ रेखीय गति, रेखीय गति, रेखीय गति मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक है ना, या फिर एक प्लेन पे भी चल सकता है। दूसरा करा सकता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जैसे ए रॉड इस पे रखा हुआ है और इसको मुझे मूव कराना है, तो मैं आरी पर ऐसा फोर्स लगाऊं तो क्या करेगा, ऐसा रोटेट करेगा राउंड राउंड। तो ये ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है। तो ये रोटेशनल मोशन भी ला सकता है। अब एक्चुअली रोटेशनल मोशन जब लाता है ना, तो वहाँ पे इस फोर्स का नाम टॉर्क होता है, हम लोग बात करेंगे। सर्कुलर मोशन भी ला सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के फोर्स है। देखिएगा, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन कुछ हद तक मिलता है, लेकिन डिफरेंट है, हद तक मिलता है। तो यहाँ पर दोनों पे टॉर्क काम कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन एक एसोसिएट होता है, कह सकते हैं कि फोर्स से एसोसिएट होता है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह का मोशन ये ला सकता है, ठीक है। तो कहानी इतना समझ में, ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स है दूसरे टाइप से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग सीखे हैं पहले। अब टाइप्स ऑफ फोर्स कहीं भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फोर्स, है ना। अगर टाइप ऑफ फोर्स बोलता है तो आप अलग अलग बोल सकते हो, ठीक है ना। तो दो तरह से ऐसे बोल सकते हो, तो बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पे जो बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दें, टाइप्स ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे जो टाइप ऑफ फोर्स होगा, यहाँ पे सबका बेसिस अलग होता है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री के अंदर में किसी मैटर को दो तरह से क्लासीफाई किए थे। एक क्लासिफिकेशन कौन चीज़, केमिकल क्लासिफिकेशन किया था, मैटर मतलब एक बेस होता है किस आधार पे किसी चीज़ को बांट रहा है, ठीक है ना। घर का बंटवारा होता है तो किस चीज़ पे बांट रहा है, भाई कोई बेस होगा ना, एक रीज़न होगा जिस वजह से आप बांट रहे हैं, तो वही चीज़। तो ये हम लोग बांट रहे हैं किसी से, कॉन्टेक्ट, फिजिकल कॉन्टेक्ट के आधार पर। तो एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, है ना, कॉन्टेक्ट फोर्स। और कॉन्टेक्ट को आप हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही रख सकते हैं। और दूसरा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, है ना, इंग्लिश ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको याद रखना। अब देखिए, कॉन्टेक्ट फोर्स में कौन सा फोर्स हो जाता है, जो फिजिकल टच होता है, फिजिकल टच जिसमें होता है, उस तरह के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। इसमें नॉट फिजिकल टच, इसमें फिजिकल टच नहीं होता है, मतलब हम लोग छू नहीं रहे होते हैं। अब एग्जांपल में तो एक जान लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन फोर्स, है ना, घर्षण बल, घर्षण बल हो सकता है। दूसरा ग्रेविटेशनल मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। दूसरा हो सकता है, नॉर्मल के बाद बहुत सारे फोर्सेस, मुझे तो इतना अभी याद आ रहा है। इसमें देख लीजिए, इसमें होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इस तरह के जो भी मैग्नेटिक फोर्स, तो ये इतने टाइप्स के फोर्स होते हैं जो कि इसके अंदर में नॉन कॉन्टैक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स भी अगर फोर्स लगता है तो हम लोग टच में नहीं आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि जैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है, वो फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर के अंदर में जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और साथ में इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे से फोर्स से जुड़े होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है उसको न्यूक्लियर फोर्स बोल रहे होते हैं। और न्यूक्लियर में आप जानते हैं कौन होता है, तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है।
मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट लगा रहा होता है। तो एक तरह के फोर्सेस हो सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स ये हो गया। और भी टाइप्स ऑफ मस्कुलर फोर्स भी क्या होता है, हम लोग का टच करके हिलाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ फोर्सेस हो सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फोर्सेस, अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे करेंगे आपको और भी आता रहेगा, याद आता रहेगा। अब से ये पढ़ना है, इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हम लोग को पढ़ना है। नॉर्मल फोर्स, जब फ्रिक्शन फोर्स होता है तो नॉर्मल फोर्स वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स के रिलेशन से बनता है, ठीक है। इसलिए मुझे ये दोनों बहुत अच्छी तरह से याद रहता है। तो आप भी इसको याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत टाइप का समझिएगा आप। फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है? सिंपल हम लोग कह दिए कि जब वो कांटेक्ट में होता है, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में होता तब। अब कांटेक्ट में कब हो सकता है? एक आदमी, अगर एक आदमी है तो मैं किसी के कांटेक्ट में कैसे कहूँगा? तो अगर किसी को कांटेक्ट में होना है तो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स 2 या मोर देन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा होता है। अब एक इस तरह से लग रहा होता है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस हो गया, सरफेस का ये बॉक्स रख दिए, ठीक है। और इधर में मैं नॉर्मल सा एक फोर्स F लगा दिया, ठीक है, एक फोर्स लगाया। एक्चुअली इस पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स भी हो जाता है। चलिए इस पे मैंने फोर्स लगाया, इस सरफेस पे रखा हुआ है, या सरफेस पे ये मान लीजिए रखा हुआ है। सरफेस जो होता है खुरदुरा होता है, और उसका जो बॉक्स रखे हैं वो भी खुरदुरा होता है, लेकिन वो हम लोग दिखता नहीं है। जैसे अब देखेंगे रोड जो बनता है वो ज़्यादा खुरदुरा होता है, और घर में टाइल्स तो होता है वो भी क्या होता है, खुरदुरा होता है लेकिन कम होता है। और जो ढला हुआ होता है वो थोड़ा उससे कम ज़्यादा होता है। तो हर जगह खुरदुरापन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन सा फोर्स ज़्यादा लग रहा है। जैसे टाइल्स पे कोई चीज़ को खींचना है थोड़ा आसान हो जाता है खींचना, रोड पे खींचना हो तो मुश्किल हो जाता है खींचना, धूल में खींचना हो तो और भी ज़्यादा मुश्किल, कीचड़ में खींचना हो तो थोड़ा और भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे समझिएगा। तो ये क्या एक्चुअल होता है कि ये जो सरफेस है, ऊपर का जो सरफेस है, जो ये बॉक्स है और ये सरफेस, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट का कोई सरफेस जिस पर रखा हुआ है, वो दोनों का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर में क्या होते हैं, अटैच कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। और बॉन्ड बनाने के कारण जब भी इसको इधर, अगर इधर की तरफ फोर्स लगाता है तो बॉन्ड जो होता है क्या करता है, जैसे मान लो ये ऐसा हो गया, इसको ऐसा फंसा हुआ है, और इस वाले को इधर की तरफ ले जाना है, तो ये नीचे वाला फोर्स क्या करेगा, इधर की तरफ खींचेगा। मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये इधर लगाएगा, तो मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया, ये इधर की तरफ फोर्स लगा तो उसको फ्रिक्शन फोर्स होएंगे। लेकिन एक्चुअली ये कांटेक्ट में होता है, ये फोर्स हम लोग लगा नहीं रहे तो खुद लग रहा होता है। जैसे ये फोर्स लगाए तो यहाँ ये हो गया, तो ये बॉक्स क्या चाहेगा कि इधर जाए, ये बॉक्स इधर जाना चाहेगा, लेकिन सरफेस इसको क्या चाहेगा कि नहीं तुम मत जाओ, तुम इसके अपोजिट क्या कर देगा, F फ्रिक्शन F लगा देगा, इसको क्या करें F कर दे, ठीक है। तो एक जस्ट अपोजिट, मूवमेंट के अपोजिट होता है। क्या होता है, जो मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट उसके जस्ट अपोजिट लग रहा होता है। अगर मान लीजिए अगर ये बॉक्स है ऐसा, और ये बॉक्स इधर की तरफ लग रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, सिंपल, ये बॉक्स इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगता है। यहाँ पे फ्रिक्शन इसलिए दिखा रहे हैं कि क्योंकि वहीं पे लग रहा होता है, पेनी में दोनों लग रहा होता है। अगर दोनों कॉन्टेक्ट में है तो ही फ्रिक्शन लगते हैं, नहीं तो नहीं लगते हैं, तो यहाँ पे लगते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स जो होता है आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसको, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एक के एन के बराबर होता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू के एन, ठीक है ना। के होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, और एन होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या कौन सा होता है, जो किसी मान लीजिए सरफेस है, तो ये सरफेस पे परपेंडिकुलर, जैसे मैं इधर F फोर्स लगाया तो जस्ट इसके अपोजिट एक फोर्स लग जाता है। जैसे न्यूटन का हम लोग लॉ पढ़ेंगे तब अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन वाला हम लोग बात करेंगे। तो ये नॉर्मल फोर्स लगता है, और नॉर्मल फोर्स किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, कोई भी सरफेस हो उस पर परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये सरफेस है, ये नीचे की तरफ mg लग रहा है, जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नीचे की तरफ मुझे खींच रहा होगा, मुझे या फिर बॉक्स को खींच रहा होगा ग्रेविटी। ये सरफेस जो है इसको रोक के रख रहा होगा ऊपर की तरफ, वो कौन है फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो वही नॉर्मल फोर्स होता है, ठीक है ना। ये सब नॉर्मल फोर्स, तो इस तरह के फोर्स होते हैं। अब ये चीज़ के क्या होता है, ये सरफेस पे डिपेंड करता है। मान लो ज़्यादा खुरदुरा होगा तो के का वैल्यू आपको अलग दे देगा। तो के का वैल्यू आपको एग्जामिनेशन में या फिर क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं वहाँ पे दिया रहता है, या फिर हमको फ्रिक्शन दे देगा, नॉर्मल दे देगा, तो के निकालना रहेगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस जो भी दिए रहते हैं तो वहाँ पे के का वैल्यू आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी आपको आई होप समझ में आया होगा। इसमें न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, फिलहाल यहाँ पे जब हम लोग फोर्स का एक सीरीज लेके आएंगे वहाँ पे हम लोग करेंगे, पहले ही बात किया।
तो यहाँ पे इतना सिर्फ समझे कि इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कोई भी सरफेस पे परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है, लेकिन फोर्स ये ध्यान देना है, आप समझना है। यहाँ से ये हो गया अपना फ्रिक्शन फोर्स। तो इसमें क्या फ्रिक्शन फोर्स के अंदर में याद रखना है, एक तो जब दो कांटेक्ट में आते हैं तब क्यों लगता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को दोनों को क्या करता है? अटैच कर लेता है, बॉन्ड बना करके नहीं मूव करने देता है। दूसरा याद करना है कि ये क्या करता है? मोशन के जस्ट अपोजिट क्या कर रहा होता है? फोर्स लगा रहा होता है। मोशन उधर तो फोर्स ये अपोजिट लगा रहा होता है। तो इतना बात याद है। और दूसरा तीसरा फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं कि G m1m2/r² होता है। m1 एक पॉइंट मास होता है, कुछ डिस्टेंस पर m2 होता है, इसके बीच के डिस्टेंस को r बोलते हैं। g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये g का वैल्यू आपको याद रखना होता है। m और मास ये आपको दिए जाते हैं और इसका वैल्यू आपको कांस्टेंट रहता है, इसको दिए जाता है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसमें जब ग्रेविटी हम लोग शुरू करें, सॉरी ग्रेविटेशन शुरू करेंगे तो उसके अंदर में इसका टोटल डेरिवेशन और इसका टोटल कंसेप्ट समझेंगे। g क्या होता है, स्मॉल g क्या होता है, सारी कहानी हम लोग उसके अंदर में पढ़ेंगे। तो इतना बात आपको समझ में आया कि एक कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ से अब हम लोग जो पिछले या फिर कभी सुने होंगे कि मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। एक्चुअली ये आप लोग सुनेंगे कि ये सेकेंड लॉ है न्यूटन का, सेकेंड, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखिए कि सेकेंड लॉ से ये फॉर्मूला आता है, आगे चल के इसका फॉर्म भी एक्चुअल चेंज होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये फोर्स हो गया, ये एफ हो गया, कौन सी फोर्स हो गया, मतलब बल हो गया, ठीक है। एम क्या होगा? मास हो गया, मास होता है द्रव्यमान। ए क्या हो गया? एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण, आप समझिएगा। तो यहाँ से एफ, अब थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, थोड़ा सा इसको आपको अच्छे से देखिएगा। एफ इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इजकल टू हम लोग जानते हैं v-u/t। अगर लेक्चर को लाइन बाय लाइन देख रहे हैं तो इस फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v होता है कौन सी? अंतिम वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग। और ये होता है प्रारंभिक वेग, और टाइम तो टाइम ही होता है। अब समझिएगा, अगर ऑब्जेक्ट, ये कब के लिए फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है? मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे u के स्पीड इसको देखा गया। यहाँ पे इमेजिन करेंगे कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन को एक्चुअल आगे चल करके हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है तो इसको 0 दिखाते हैं, मतलब ये स्मूथ है, इसमें सिंपल फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा तो इसका u कितना हो रहा था? इसका स्पीड u था। कुछ टाइम देखें तो इसका स्पीड v हो चुका था, और टाइम जो लगा यहाँ से यहाँ तक टाइम, जब मैं उसके बाद कितना टाइम के बाद देखा, इसको t टाइम के बाद देखा। तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन मुझे पूछता है तो एक्सेलरेशन अपने पास ये फार्मूला इसके लिए बन जाता है। लेकिन इसी चीज़ को मान लीजिए यहाँ पे u जा रहा था और t टाइम बाद इसका स्पीड यूं ही रह गया, t टाइम बाद इसका स्पीड क्या होगा? यूं ही रह गया। तो यहाँ से इस फॉर्मूला से एक्सेलरेशन निकाल लें तो u, देखिए फाइनल भी क्या है? u है, इनिशियल भी क्या है? u-u/t कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन 0। तो क्या हो गया? अगर इनिशियल भी सेम और फाइनल भी सेम हो जाता है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि अब न्यूटन का जब हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ से यही चीज़ आपको क्लियर करके आपको बताएगा कि अगर कोई, अब समझो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो गया, इनिशियल और फाइनल 0 है, तो यहाँ से आप देखना एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 हो गया तो मास इनटू एक्सेलरेशन, इस केस में क्या हो जाएगा? फोर्स इज 0। तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स नहीं लग रहा है। अब फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब मूव कर रहा है। आप समझो मूव कर रहा है तो इसको जब तक हम जानते हैं कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता है रुकेगा नहीं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जिंदगी भर मूव करता रहेगा, क्योंकि फोर्स लग नहीं रहा तो भी मूव कर रहा है। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में। आगे समझ में आएगा। तो इतना समझ, इस केस के लिए अपना फोर्स कितना है और इस केस के लिए अपने पास फोर्स ए हो गया, क्योंकि वहाँ एक्सेलरेशन होता है। जहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है स्पीड के अंदर में, तो वहाँ फोर्स लग रहे होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अपने पास 0 हुआ तो फोर्स भी क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि अब यूनिट क्या होता है इसका और डायमेंशन क्या होता है। तो फोर्स का यूनिट, ठीक है, फोर्स का यूनिट की बात करें तो देखो मास को कौन चीज़ केजी में मेजरमेंट करते हैं, ऐसा यूनिट में ही हम लोग को बोलना पड़ता है ज़्यादातर। तो ये होता है केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसी को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग बोलते हैं न्यूटन। कौन चीज़? न्यूटन, जिसको हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ से हो गया केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन होता है। तो यहाँ से अब समझिएगा, ये तो यूनिट हो गया, न्यूटन हम लोग बोलते हैं, तो 1 न्यूटन इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से तो ए SI यूनिट में होता है, CGS में क्या हो जाएगा, CGS यूनिट में। तो ये क्या करना होगा, kg को ग्राम में चेंज कर लो, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, और सेकेंड तो सेकेंड होता है, और इसको बोलते हैं डाइन। तो 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर निकल 1 डाइन के बराबर होता है, तो CGS में डाइन होता है। अगर आपसे पूछ देता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ठीक है, तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन इक्वल टू हम जानते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा 1 kg में कितना ग्राम, तो 10⁻³ ग्राम, ठीक है। और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इंटू 100, ठीक है, 100 मतलब 2। ये हो गया कौन चीज़, ग्राम, और इसको चेंज कर लिया सेंटीमीटर, और सेकेंड को तो हिलाना भी कुछ नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 10⁵, और इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं देख लीजिए, तो डाइन बोलते हैं क्या, डाइन। इसका मतलब है ये क्या है, न्यूटन। तो 1 न्यूटन में अपने पास कितना हो गया 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ये सारी कहानी आपको समझ में आए। अब इसका डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो यूनिट अगर क्लियर है, ये वाला kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये क्या है kg मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन को F ऐसे इंडिकेट करता है, डायमेंशन देखना kg के लिए क्या आता है, मास इंडिकेट करते हैं। अगर नहीं देखें तो ऑलरेडी इस पे लेक्चर में बना चुका हूँ, तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बाई के कश्यप, या फिजिकल प्ले लिस्ट एक बार विजिट करिए, टोटल फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में ही है इसी चीज़ बताया हूँ। तो ये kg के लिए मास आता है, कै गो kg है, एक गुना है, तो एक ऊपर लिख देते हैं। ये क्या है, ये मीटर है, मीटर के मतलब क्या होता है लेंथ, तो लेंथ कै गो है, एक। टाइम क्या है t, तो बाई में लिखते हैं टाइम t, और कै गो है 2 गो, तो स्क्वायर। ऐसे भी कभी कभी आंसर में वो रख सकता है, कभी कभी इसको ऊपर भेज देगा, तो m1 L1 और t भेज देंगे ऐसा, तो माइनस ऊपर में जाकर t, तो 1 रहता है तो नहीं भी लिखता है, ml t इनवर्स लिख देगा, t इनवर्स 2 लिख देगा। तो ये सारी कहानी हम लोग जानते हैं कौन चीज़। इसके अंदर में जो आएगा यही फोर्स आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आई होप फोर्स का बेसिक चीज़ था, क्योंकि फोर्स बहुत तरह के फोर्स होते हैं, ठीक है ना, और फोर्स का अलग अलग काम है। तो फोर्स लाइन बाय लाइन आपको मैं प्रोवाइड कर, अभी तो ये एक बार कंप्लीट हो जाए क्योंकि चैप्टर में नहीं है, तो इतना आपको अभी समझ में आ गया, तो इस चैप्टर के लिए हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं, ये फोर्स हो गया, इसके बाद लॉ ऑफ मोशन पे आ जाएंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इनर्शिया वगैरह शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए और पढ़ाई करते रहिए।